दिस इज एपिसोड 3 ऑफ द इन्वेजन्स और इस एपिसोड के इंट्रो में मुझे बस इतना कहना है कि एपिसोड 1 में जो मुस्लिम इन्वेडर्स भारतवर्ष के दरवाजे पर खड़े थे, एपिसोड 2 में जो दरवाजे से अंदर घुसकर भारत के दिल तक पहुंच गए थे, वो अब एपिसोड 3 में यहाँ अपना घर बसाने वाले थे। जिन्होंने एपिसोड 1 और 2 देखा है उन्हें पता होगा कि अभी तक मुस्लिम इन्वेडर्स के हमलों में एक पैटर्न था। वो बड़ी बड़ी आर्मीज लेकर यहाँ आते थे, हमला करते थे, लोगों को मारते थे, शहरों को लूटते थे और एक ग्रैंड अमाउंट की बूटी इकट्ठी करके वापस निकल जाते थे अपनी जगह और कुछ साल बाद वापस ये सब। द पॉइंट इज वो यहाँ पर लूटने के लिए आते थे, राज करने के लिए नहीं। पर अब ये बदलने वाला था क्योंकि अब गजनी के महमूद के मरने के ऑलमोस्ट 100 साल बाद उसी से इंस्पायर होके एक और बेरहम आदमी मोहम्मद गौरी भारत की तरफ आने वाला था और भारतवर्ष के नॉर्दर्न प्लेन्स में अब वो ड्रामा होने वाला था जिसके खत्म होते होते अनफॉर्चुनेटली दिल्ली पर एक ऐसी सल्तनत बैठ चुकी होगी जो कि अगले 300 सालों तक यहाँ पर इन्वेजन्स नहीं राज करने वाली थी। प्लग इन योर हेडफोन्स टू एक्सपीरियंस दिस शिट बिकॉज फॉर्चुनेटली दिस इज देखो, एपिसोड 2 में हमने देखा था कि मोहम्मद बिन कासिम के जाने के ऑलमोस्ट 250 साल बाद अराउंड ईयर 1001 सीई में महमूद ऑफ गजनी भारत में रेड्स मारना शुरू करता है और अगले 28 सालों में ऑलमोस्ट 17 रेड मार के भारत के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाता है और वो यहाँ पर इतने हिंदुओं को मारता है, इतनी वेल्थ लूट के लेके जाता है कि गजनी की इकोनॉमी यहाँ के पैसों से फ्लरिश करने लग गई थी। उसके 17 में से एक अटैक का स्केल इतना बड़ा था कि उसके बाद महमूद का नाम हमेशा के लिए अमर हो गया था। आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ कांड करने के बाद मुस्लिम वर्ल्ड में महमूद ऑफ गजनी एक हीरो बन चुका था, एक ऐसा हीरो जिसने पहली बार भारतवर्ष में इतना अंदर घुसकर हिंदूज को इतना भयंकर लेवल पर मारा था। पर ईयर 1030 में जब महमूद मरा तो विद इन फ्यू ईयर्स गजनी से गजनविद्स का मतलब कि महमूद की डायनेस्टी का कंट्रोल खत्म हो गया था और गजनविद्स के जाने के बाद थोड़े सालों का पावर टसल हुआ और अफगानिस्तान के घुरीज का राइज हुआ और ईयर 1173 आते आते गजनी का कंट्रोल गियात अल दीन मोहम्मद के हाथ में था। नाउ इंटरेस्टिंगली गजनी का सुल्तान तो गियात अल दीन था पर वो अपने राज्य के बस डोमेस्टिक अफेयर से डील करता था और इनके राज्य के एक्सपेंशन की पूरी जिम्मेदारी, बड़े बड़े अटैक्स करने की पूरी अथॉरिटी सुल्तान ने अपने छोटे भाई सिहाबुद्दीन को सौंप दी थी। एंड दिस गाय सिहाबुद्दीन वाज द इनफेमस मोहम्मद गौरी जो कि इस्लाम की दुनिया में अपना नाम बड़ा करना चाहता था। महमूद गजनी जैसा कुछ करना चाहता था, सोमनाथ जैसा कुछ करना चाहता था और अनफॉर्चुनेटली वो करने के लिए उसे जो अथॉरिटी चाहिए थी वो उसे मिल चुकी थी। अब उसे गुरीज के एक्सपेंशन के लिए दो दिशाएं दिख रही थी। फर्स्टली द वेस्ट ऑफ गजनी, पर यहाँ पर एक ऐसा एम्पायर ऑलरेडी पावर में था जिनसे लड़ना और जीत पाना इन गुरीज के लिए डेंजरस हो सकता था बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेंथ। इट वाज द ख्वारिज़मी एम्पायर, तो इसलिए ये लोग वेस्ट में तो एक्सपेंड नहीं कर सकते थे। तो फिर द सेकंड डायरेक्शन वाज ईस्ट जहाँ पर एक्सपेंड करना कंपैरेटिवली इजी होता और अगर एक्सपेंड करने में सफल रहते तो इसका रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा होता इन मॉनेटरी टर्म्स, क्योंकि सबको पता है कि उस समय भारत की इकोनॉमी कितनी थ्राइविंग थी और फिर क्योंकि वो महमूद गजनी से इंस्पायर्ड था, उसके जैसा कुछ करना चाहता था, इसलिए ही चूजेस दिस ईस्ट डायरेक्शन दैट इज भारत फॉर गुरीद एक्सपेंशन। एंड नाउ ही वाज ऑल रेडी टू रिपीट व्हाट महमूद डिड 100 years ago और वो गजनी से एक बहुत बड़ी आर्मी लेकर निकल जाता है भारत के लिए। नाउ जिस भारत में घोरी आ रहा था महमूद गजनी के जाने के बाद पिछले 100 सालों में उस भारत की पॉलिटिक्स बहुत बदल चुकी थी। जिस गुजरात के सोमनाथ मंदिर को वो 100 साल पहले डिस्ट्रॉय करके गया था, वो गुजरात अब पहले से बहुत मजबूत हो चुका था अंडर द चालुक्य सोलंकीज। और इनके अलावा उस समय पूरे नॉर्थ ऑफ भारत में सबसे तगड़ी पावर थी चौहान राजपूतों की, जो कि अजमेर से राज करते थे और सम्राट पृथ्वीराज चौहान के अंडर इनका राज्य कुछ ऐसा दिखता था जिसमें अजमेर वॉज द कैपिटल, दिल्ली इनके कंट्रोल में थी और इनके बॉर्डर्स नॉर्थ में पंजाब के तबर हिंद और सर हिंद रीजन्स तक थे और बाकी हिंदुस्तान अलग अलग छोटे बड़े किंगडम्स में बटा हुआ था, अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि 100 साल की शांति के बाद एक बार फिर गजनी से बहुत बड़ी आर्मी आ रही है। गजनी से मोहम्मद गौरी आ रहा है। इट वॉज ईयर 1178। मोहम्मद गौरी और उसकी आर्मी गजनी से निकलकर इस रास्ते के थ्रू खतरनाक थार डेजर्ट को पार करके गुजरात की तरफ आ रहे थे, जहां एक डिजास्टर्स ह्यूमिलिएशन उसका वेट कर रहा था। मोहम्मद गौरी सबसे पहले गुजरात की तरफ इसलिए आ रहा था क्योंकि उसको महमूद गजनी की परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करना था। पर जब गौरी की मैसिव आर्मी थार के रेगिस्तान को पार करके माउंट आबू के पास पहुंची, तब तक वो बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी थी। नाउ दिस प्लेस जहां तक गौरी पहुंच चुका था वो वैसे तो चालुक्य राज्य में आता था, पर इट वॉज
ऑल्सो क्लोज टू द सदर्न बॉर्डर्स ऑफ चौहान्स। इसलिए जैसे ही सम्राट पृथ्वीराज को पता चला कि गौरी आ रहा है तो वो बिल्कुल तैयार हो चुके थे इनको भारत से बाहर खदेड़ने के लिए और बस युद्ध के लिए निकलने ही वाले थे। पर तब उनको उनके एक क्लोज सामंत ने एडवाइस दी कि क्योंकि अभी गौरी अपने बॉर्डर्स पर ही है, उसे और अंदर आने देते हैं, खुद को और एग्जॉस्ट करने देते हैं और फिर एक बड़ा स्विफ्ट हमला करके उसको बाहर निकाल देंगे। सम्राट पृथ्वीराज कन्विंस हो गए एंड ही वेटेड फॉर थिंग्स टू अनफोल्ड। और इतनी ही देर में खबर आई कि गुजरात के राजा मूल राजा सेकंड ने गौरी को माउंट आबू के पास युद्ध में हराकर भारतवर्ष से खदेड़ कर बाहर निकाल दिया। एंड दिस वाज नॉट अ नॉर्मल डिफीट। गुजरात के चालुक्य सोलंकियों की आर्मी ने गौरी की आर्मी का ऐसा स्लॉटर किया था कि गौरी को युद्ध छोड़ के भागना पड़ा था और इस इवेंट के अगले 12 साल तक उसने भारत के खिलाफ कोई कैंपेन नहीं किया था। दिस डिफीट ऑफ गौरी वाज अ स्ट्रेटेजिक फेलियर फॉर हिम। उसे लगा था कि वो महमूद गजनी की स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुली रेप्लिकेट कर लेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। इसलिए अब उसे भारत को जीतने की अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी थी। 1178 में जब गौरी चालुक्य सोलंकियों से हार कर वापस गजनी गया तो उसे समझ आ गया था कि अब उसे भारत में पेनिट्रेट करने का अपना रूट चेंज करके भारत के नॉर्थ वेस्ट से हमला करना पड़ेगा। और भारत के नॉर्थ वेस्ट से एक सक्सेसफुल कैंपेन करने के लिए पहले उसे इन फ्रंटियर स्टेट्स को अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा, ताकि जब वो एक फाइनल बड़ा कैंपेन करे तो ये एरियाज एक कंप्लीट यूनिट की तरह फंक्शन करे और उसे लॉजिस्टिक एडवांटेज मिले। इसलिए अब अगले 12 साल उसने भारत पर एक बड़ा हमला करने की बजाय पहले एक एक करके उन स्टेट्स पर अटैक करके अपने कंट्रोल में लिया, जो कि उसके एक बड़े कैंपेन अगेंस्ट भारत के टाइम पर एज मिलिट्री स्टेशंस काम आने वाले थे। और अब मोहम्मद गौरी वाज एक्चुअली नॉकिंग एट द बॉर्डर्स ऑफ किंगडम ऑफ सम्राट पृथ्वीराज चौहान। दिस टाइम ही वाज श्योर कि उसका 8 साल पहले जैसा हाल नहीं होगा। एंड इनफैक्ट वो इतना कॉन्फिडेंट था कि उसने पूरा भारत को जीतने की कसम खाई और एक मैसिव आर्मी के साथ उस सरहिंद के किले पर हमला कर दिया जो कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की टेरिटरी में आता था। गुरीद आर्मी ने इमीडिएटली इस फोर्ट पर कंट्रोल जमा लिया और गौरी ने अपने एक ट्रस्टेड कमांडर को इस फोर्ट का चार्ज देकर उसे अगले 8 महीनों तक इस फोर्ट को सुरक्षित रखने का ऑर्डर दिया, क्योंकि यहाँ से आगे भारत की तरफ बढ़ने से पहले गौरी को कुछ महीनों के लिए अर्जेंट गजनी वापस जाना था। और उसे लगा था कि एक नॉर्मल से बॉर्डर फोर्ट के लिए पृथ्वीराज चौहान इतनी दूर इतनी जल्दी नहीं आएंगे। मीनवाइल अजमेर में बैठे सम्राट पृथ्वीराज को ये पता चल चुका था कि गौरी वापस आ चुका है और उसने सरहिंद के किले पर कब्जा भी कर लिया है। दिस वॉज अ डेंजर अलार्म फॉर हिम। इसलिए उन्होंने एक प्रॉम्प्ट एक्शन लिया और एक मैसिव आर्मी के साथ निकल गए गौरी को बाहर खदेड़ने के लिए। और ध्यान रहे, वो अकेले नहीं जा रहे थे, उनके साथ दिल्ली के रूलर गोविंद राज और कुछ लोकल प्रिंसेस भी थे। सम्राट पृथ्वीराज की आर्मी का मूवमेंट इतना क्विक था कि जब गौरी को पता चला कि हिंद के राणा आ रहे हैं तो ही वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड और उसने गजनी जाने के अपने प्लान को कैंसिल किया एंड इमीडिएटली अपनी आर्मी को लड़ने के लिए तैयार किया। दोनों आर्मीज दिल्ली से बस 130 किलोमीटर दूर तराउरी के मैदान में मिली फॉर द फर्स्ट बैटल ऑफ तरायन। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इसके आगे की जो कहानी है उसमें हमें थोड़े वेरिएशंस देखने मिलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत सी बार जो कोर्ट क्रॉनिकलर्स होते हैं, दैट मींस जो हिस्ट्री राइटर्स एक पर्टिकुलर राजा के साथ उसके दरबार में रहकर उसके बारे में लिखते हैं, वो कभी कभी अपने राजा को खुश करने के लिए बहुत सी चीजों को एग्जैजरेट कर देते हैं। और ये बस हिंदू या फिर मुस्लिम राज्यों में नहीं, हर तरह के राज्यों में देखा गया है एंड इवन आज भी होता है। और फिर वही एग्जैजरेटेड अकाउंट्स आगे जाकर हमारे इतिहास पढ़ने का सोर्स बन जाती है। सो द पॉइंट इज, यहाँ से आगे मैं कोशिश करूंगा कि फैक्चुअल इवेंट्स पे पूरा फोकस करूं और जहां पर भी वेरिएशंस है वहां पर आपको इन्फॉर्म कर दूं। सो इट वाज 1191 और तरायन का पहला युद्ध शुरू होता है एंड विद इन फ्यू डेज गौरी का जो इतना कॉन्फिडेंस था भारत को जीतने का वो सब नीचे आ जाता है, क्योंकि सम्राट पृथ्वीराज की सेना ने स्टार्टिंग से ही डोमिनेट किया पूरे युद्ध को और कुछ दिनों की लड़ाई में ही उसे हरा दिया गया था। अब इसके बाद क्या हुआ उसके हमें बहुत से वर्जन मिलते हैं। एक वर्जन ये कहता है कि गौरी को पहले युद्ध में हराने के बाद सम्राट ने उसे बंदी बना लिया था, पर फिर आउट ऑफ मर्सी, आउट ऑफ हम्बलनेस उसे छोड़ दिया था। जो लोग इस वर्जन को सच मानते हैं दे क्लेम कि गौरी को माफ करना वाज द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ सम्राट पृथ्वीराज। इसके अलावा एक और वर्जन है विच डिस्क्राइब्स दैट इवेंट एज युद्ध में दिल्ली के रूलर गोविंद राज ने गौरी पर एक भाला इतना जोर से मारा वो जमीन पर गिर चुका था, पर तभी इमीडिएटली गौरी के एक वफादार सोल्जर ने उसे अपने घोड़े पर बिठाया और बैटलफील्ड से दूर एक सेफ जगह पर ले गया। चौहानों ने उनका पीछा किया पर ही समहाउ एस्केप्ड। सो दैट
मीन्स दिस वर्जन सेज कि मोहम्मद गोरी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में हारा तो सही, पर उसे कोई माफी नहीं दी गई क्योंकि वो सम्राट के हाथ कभी आया ही नहीं था। नाउ पर्सनली आई बिलीव दैट दिस सेकंड वर्जन इज फैक्चुअली करेक्ट, क्योंकि एक तो जिन सोर्सेज में ये सेकंड वर्जन मिलता है उनकी फैक्चुअल एक्यूरेसी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ वर्जन 1, और दूसरा मुझे पर्सनली नहीं लगता कि एक ऐसा राजा जो कि गोरी के बॉर्डर्स पर आने से ही इतना एक्टिव हो गया था कि युद्ध के लिए तैयार हो गया था, जो कि गोरी से अलायंस बनाकर लड़ने गया था, वो इतना इमेच्योर हो सकता है कि गोरी जैसे दुश्मन को छोड़ दे। एनीवेज दिस इज जस्ट माय ओपिनियन, पर दोनों ही वर्जन्स का कंक्लूजन एक ही है, दैट इज तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी को हिंदू राजाओं ने एक बार फिर हरा दिया और वो वापस बच के गजनी पहुंच चुका था। इसके बाद राजपूत आर्मी तराइन से सरहिंद की तरफ आगे बढ़ी ताकि जो किला गुरीद आर्मी ने कब्जाया था उसे वापस कंट्रोल में लिया जाए। मीनवाइल मोहम्मद गोरी, जो कि युद्ध के इमीडिएटली बाद ही बच के गजनी भाग गया था, वो अपनी ये दूसरी हार से बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि एक बार सोचो, एक ऐसा आदमी जो कि पूरे हिंदुस्तान को जीतना चाहता है, वो 12 साल में 2 बार बड़े हमले करने के बाद भी भारत में घुस तक नहीं पा रहा था। ही वॉज ह्यूमिलिएटेड, पर हारने के विदिन 12 मंथ्स वो वापस एक बड़ी आर्मी तैयार करता है और 1192 में वापस से उसी तराइन के मैदान के लिए निकल जाता है जहां अभी बस 12 महीनों पहले उसने एक शर्मनाक हार देखी थी। ये देखकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान भी वापस एक बड़ी आर्मी लेकर करीबन 150 लोकल प्रिंसेस के साथ अलायंस बनाकर तराइन पहुंच जाते हैं फॉर द सेकंड बैटल ऑफ तराइन, और अब वो गोरी का वापस वही हाल करना चाहते थे जो कि अभी बस 12 महीने पहले किया था। बोथ द आर्मीज मेट और युद्ध शुरू होता है। अब इस युद्ध में आगे क्या हुआ उस कहानी के भी हमें 2 वर्जन्स मिलते हैं। पहला कि क्योंकि इस बार गोरी को पहले से पता था कि राजपूत कैसे लड़ते हैं, इसलिए वो अच्छे से अपनी स्ट्रेटेजीज प्लान करके आया था, इसलिए आउट ऑफ शेयर वैलर उसने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को सेकंड बैटल ऑफ तराइन में हरा दिया। द सेकंड वर्जन से इसकी जब दोनों आर्मीज तराइन पहुंच चुकी थी तो राजपूतों ने गुरीज को एक फाइनल वार्निंग भेजी कि अगर तुम अभी भी वापस भागना चाहते हो तो भाग जाओ, राजपूत तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे, और अगर इस बात को ना मान के तुम्हें युद्ध करना ही है तो याद रखना कि लाखों हिंदू राजपूत तुम्हें खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। इसके रेस्पॉन्स में गोरी ने मैसेज भेजा कि वो यहाँ पर उसके बड़े भाई के ऑर्डर्स पर आया है और उन्हें युद्ध करना है या वापस लौटना है उसका फैसला उसका बड़ा भाई ही लेगा, इसलिए उन्हें कुछ दिन का समय दिया जाए ताकि वो अपने कुछ सिपाहियों को गजनी भेजकर सुल्तान का फैसला मंगवा सके। इसके बाद राजपूत थोड़े सॉफ्ट हो गए इस उम्मीद में कि अभी कुछ दिन युद्ध नहीं होगा, पर इसका फायदा उठाते हुए गोरी ने रात के अंधेरे में राजपूतों के कैंप पर हमला कर दिया और ऐसे धोखे से शुरू हुआ तराइन का दूसरा युद्ध। और क्योंकि राजपूत बिल्कुल भी तैयार नहीं थे इसलिए वो ढंग से रिटेलिएट नहीं कर पाए एंड इवेंचुअली चौहान्स हार गए। अब इनमें से कौन सा वर्जन फैक्चुअली करेक्ट है उससे ज्यादा ये मैटर करता है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान सेकंड बैटल ऑफ तराइन में हारे और मारे जा चुके थे, और उनकी ये हार बस अजमेर और चौहानों के लिए नहीं पूरे भारत के लिए डिजास्टर्स थी, क्योंकि ही वॉज द ओनली हिंदू किंग ड्यूरिंग दैट टाइम जो कि इन लोगों को रोक सकते थे, एंड अनफॉर्चुनेटली ही वॉज नो मोर। Now, if you are following this series from episode 1, तो आई गेस मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मोहम्मद गोरी ने युद्ध में जीतने के बाद चौहानों के कैपिटल अजमेर और वहाँ के लोगों के साथ मंदिरों के साथ क्या किया होगा। He first stormed the city of अजमेर, और उसके बाद दिल्ली जो कि अभी तक चौहानों के अंडर थी उसे भी अपने कंट्रोल में ले लिया गया। इसके बाद अभी के लिए तो गोरी वापस गजनी चला गया, पर जाने से पहले वो एक ऐसे आदमी को भारत में एक गुरीद एक्सपेंशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी देके गया जो कि अब पहली बार भारत में इन टेम्पररी इन्वेजन से आगे बढ़कर एक सल्तनत एस्टेब्लिश करने वाला था। एंड इंटरेस्टिंगली वो आदमी मोहम्मद गोरी का बेटा नहीं था। देखो, मोहम्मद गोरी के सबसे करीबी उसके बच्चे नहीं थे बल्कि उसके कुछ गुलाम थे जिनको उसने सालों पहले बाजारों से खरीदा था, और फिर धीरे धीरे वो गोरी के वफादार बन गए थे। और इन गुलामों में भी एक गुलाम ऐसा था जो कि गोरी का काइंड ऑफ फेवरेट था और उसने भारत के अगेंस्ट इन वॉर्स में फ्रंट लाइन से लड़ाई करी थी। इस गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, पर इसका समय कुछ ऐसा आया कि गोरी वापस गजनी जाते जाते इसको भारत का कमांडर बना के चला गया, और अब कुछ सालों में ये अपने आप को पहली दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बनाने वाला था। दिस वॉज दैट पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ भारत जब इन्वेजन्स की कहानी खत्म होने वाली थी, अनफॉर्चुनेटली नॉट फॉर अ गुड, क्योंकि अब अगले 4-5 सेंचुरीज के लिए दिल्ली सल्तनत की कहानी शुरू होने वाली थी। जो मुस्लिम इन्वेडर्स अभी तक भारत को लूट लूट के लेकर जा रहे थे वो अब यहाँ बस कर राज करने वाले थे। दिस डिफीट ऑफ अजमेर एंड सम्राट पृथ्वीराज और कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का चार्ज मिलना वॉज द बेडरॉक फॉर ऑल द ड्रामा इन द मेकिंग। अब देखो, एक चीज समझो, ऐसा नहीं है कि मोहम्मद गोरी की कहानी यहाँ पर खत्म हो गई, क्योंकि इसके बाद भी वो आने वाले सालों में
कई बार भारत वापस आने वाला था और वो आने वाले सालों में और भी बहुत से इनफेमस अटैक्स करने वाला था। जैसे जिस गुजरात ने 1178 में गोरी को हराया था उसे इन्वेड किया, कन्नौज को हराया, भारत के इस पूरे मेनलैंड पर भर भर कर अटैक्स हुए, बनारस को लूटा गया और इवन गोरी के एक और गुलाम बख्तियार खिलजी ने इन्हीं अटैक्स के दौरान थ्राइविंग नालंदा विश्वविद्यालय को भी जला दिया। और वो कितने दिनों तक जली थी ये सब तो आपने सुना ही होगा, पर मैं इन सब अटैक्स की स्टोरी नरेट नहीं करूंगा क्योंकि इस वीडियो से और इवन इस पूरी सीरीज से मेरा पर्पस था आपको एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग देना कि मुस्लिम इन्वेडर्स फ्रॉम द पोजीशन ऑफ बीइंग अ कंप्लीट आउटसाइडर बस कुछ सेंचुरीज में इस पोजीशन में कैसे पहुंच गए कि अब वो भारत में अपनी सल्तनत एस्टेब्लिश करने वाले थे। और मुझे ये भी समझाना था कि ऐसा नहीं था कि इन इन्वेडर्स ने भारत को लूटने का, तबाह करने का मन बनाया कि ये लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर रहने वाले लोग हमारे एंसेस्टर्स, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। मुझे ये समझाना था कि हर स्टेज पर मुस्लिम इन्वेडर्स को तगड़ा हिंदू रेजिस्टेंस मिला था, बट अनफॉर्चुनेटली द कंसिस्टेंसी ऑफ दीज इन्वेडर्स प्रिवेल्ड। द इन्वेजन्स ऑफिशियली एंड्स हियर। ऐसा हो सकता है कि इस सीरीज का एक बोनस एपिसोड आए दैट विल स्पेसिफिकली फोकस ऑन द लीडिंग फिगर्स जिन्होंने तगड़ा रेजिस्टेंस दिया था इन इन्वेजन्स को। और ऐसा भी हो सकता है कि इस पूरी सीरीज का ही सीक्वल आ जाए जो कि इस कहानी को यहाँ से आगे बढ़ाएगा, पर सब कुछ आप पर डिपेंड करता है, आपके इस सीरीज के रेस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। अभी के लिए इतना समझो कि 12th सेंचुरी के एंड आते आते समीकरण कुछ ऐसे बैठ चुके थे, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द डिफीट ऑफ सम्राट पृथ्वीराज चौहान इन द सेकंड बैटल ऑफ तरायन, कि भारत और उसके वासी वर ऑल सेट टू विटनेस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट एवर मुस्लिम सल्तनत इन मेनलैंड भारत। और यहाँ के हिंदुओं के लिए अनफॉर्चुनेटली हालत अब और बिगड़ने वाली थी।